So in this video we'll talk about the Employees State Insurance Act of 1948. तो ये एक्ट आ गया था 1948 में, जो मेथड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया था 1927 में सोचा कि कुछ हेल्थ इंश्योरेंस भी देना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। तो रॉयल कमीशन ऑफ इशू अपॉइंट की थी 1929 में, रिपोर्ट की थी 1931 में। तो रॉयल कमीशन बनी थी कि हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो 1931 में रिपोर्ट दी ना। यूके में क्या हुआ, एक था बेवरेज प्लान, ठीक है, सोशल इंश्योरेंस का 1942 में आया। यूके में क्यों आया, उस टाइम क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो यूके में एटमॉस्फेयर दैट वाज क्रिएटेड बाय बेवरेज प्लान ऑफ द सोशल इंश्योरेंस 1942। यूएसए में, यूके का देख लिया बेवरेज प्लान, एंड यूएसए में चला था वैगनर मुरे डुइगल बिल 1943 में आया था, एंड मार्शल प्लान 1943 में कनाडा में। तब यूके देख लिया, यूएसए में देख लिया, एंड देन कनाडा में, ये सब चल रहे थे। यूके में बेवरेज प्लान, यूएसए में वैगनर मुरे डुइगल बिल, एंड कनाडा में मार्शल प्लान। तो अल्टीमेटली एक बीपी अदरकर थे, ठीक है, इन्होंने जो प्लान था उन्होंने दिया था बीपी अदरकर, ठीक है, अदरकर कि आदर कर, मतलब वर्कर का भी कुछ आदर करो। तो किसने बोला था, बीपी ने बोला कि वर्कर का भी आदर करो। तो बीपी अदरकर का प्लान रिव्यू किया आईएलओ एक्सपर्ट्स ने, एंड स्टेट इंश्योरेंस बिल आया कब, 1948 में। तो किसने प्लान दिया था, बीपी अदरकर ने। तो फर्स्ट कम्प्रहेंसिव स्कीम जिसने सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया आल एम्प्लॉयज़ को, तो वो हमारी स्कीम थी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। एक्ट जो डिफेक्ट्स थे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के, उसको इम्प्रूव करने के लिए था। पहले हमारा था एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, उसके डिफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम लेके आए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अमेंड के 1951, 1966, 75, 84, 2006, 2010 बहुत ज़्यादा बार अमेंड कर चुके हैं। तो एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इंडिया इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो क्या करती है, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वर्कर्स को, उनके डिपेंडेंट्स को। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंटीजेंसीज आ जाए, जैसे सिकनेस, मैटरनिटी, डेथ या डिसेबलमेंट, तो ये हमें याद रखना है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, इट इज मेनली फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट हो जाए, ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो जाए, तो ये फॉलोइंग कैटेगरीज में अप्लाई होती है। एक नॉन सीजनल फैक्ट्री, देखो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में ये अप्लाई होती है, सीजनल ना हो कि जैसे कुछ टाइम के लिए रहे, जैसे सर्दियाँ हो तभी रहे। तो नॉन सीजनल फैक्ट्री जिसमें पावर यूज़ हो रही हो तो उसमें 10 से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हो, और नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में पावर यूज़ नहीं हो रही है, उसमें 20 से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हो। सीजनल फैक्ट्रीज को टोटली एग्जेम्प्ट रखा गया, सीजनल फैक्ट्रीज इंक्लूड नहीं रखी गई। सीजनल फैक्ट्री मतलब सपोज किसी टाइम काम कर रही है, पूरे साल नहीं काम कर रही, सपोज 2 महीने काम करी, पूरे साल काम नहीं करी, ऐसी फैक्ट्रीज को नहीं रखा गया। सीजनल फैक्ट्री एक को एग्जाम कर रखा है इस स्कीम से। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। एम्पावर टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ ईएसआई एक्ट टू वेरियस क्लासेस एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, अदरवाइज। तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर सकती है कि जो ईएसआई एक्ट है वो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर एक्सटेंड कर सकती है, या इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, या किसी पे भी लगा सकती है। तो अगर इनेबलेबल प्रोविज़न देखें, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने जो ईएसआई एक्ट है वो एक्सटेंड करते हैं। शॉप्स है, होटल्स है, उन वहाँ पे भी लगता है, रेस्टोरेंट, सिनेमाज हो गए, थिएटर्स हो गए, मोटर्स, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है किसने, गवर्नमेंट ने। लेकिन वहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट, सिनेमाज, थिएटर्स, मोटर, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। फिर ईएसआई है, ठीक है, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कहाँ से आता है, एम्प्लॉयज़ से आता है एंड एम्प्लॉयर से आता है। एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ अपना कुछ फिक्स परसेंटेज है, सपोज 12% एम्प्लॉयज़ देगा, 12% एम्प्लॉयज़ देंगे। तो प्रायर टू 2010 अगर देखें तो जिनके 10,000 तक सैलरी थी, ठीक है, कब अंडर था स्कीम ऑफ सोशल सिक्योरिटी बैक 10, तो जिन इस्टेब्लिशमेंट में 10,000 तक पैसे थे, ठीक है, अब 15,000 तक हो गया है, तो उनको अलाउड था। फिर एम्प्लॉयज़, ठीक है, जहाँ पे वो 50 रुपये तक अर्न कर रहे हैं उनको एग्जाम कर दिया फ्रॉम द पेमेंट तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहाँ पे 50 रुपये पर डे कर रहे हैं, मतलब 50 रुपये पर डे मतलब महीने में कितना हुआ, मतलब 1500 रुपये, ठीक है, तो उनको एग्जाम्प्ट कराया गया है। यहाँ पे उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे 50 रुपये पर डे अर्न करें, दे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे 50 रुपये पर डे अर्न कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट वियर करेगी कितना, 1/8 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द मेडिकल बेनिफिट। तो मेडिकल बेनिफिट जितना भी देंगे, सपोज किसी को बीमारी हो जाए तो हॉस्पिटल जाना पड़े तो उसका 1/8 कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। पर कैपिटा सीलिंग रखी है 900 पर एनम, लेकिन हर एक पर्सन पे 900 रुपये से ज़्यादा पर ईयर गवर्नमेंट नहीं देगी। तो एडिशनल सीलिंग है, वैसे तो 1/8 कौन देगा, मेडिकल बेनिफिट गवर्नमेंट देगी, लेकिन 900 रुपीज़ पर एनम पर पर्सन से ज़्यादा नहीं देगा एडिशनल एक्सपेंडिचर अमाउंट सीलिंग। तो एम्प्लॉयज़ कवर्ड इन द स्कीम, तो उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी सेल्फ और डिपेंडेंट दोनों के लिए, एंड कैश बेनिफिट्स भी मिलेंगे स्पेसिफाइड कंटीजेंसीज में, कुछ कैश बेनिफिट में भी मिलेंगे।
एंड कंटीजेंसी रिजल्टिंग द लॉस ऑफ द वेजेस और अर्निंग कैपेसिटी इंश्योर्ड वुमेन, तो उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा इंश्योर्ड वुमेन को। एंड जब डेथ हो जाती है इंश्योर्ड एम्प्लॉयड की, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंश्योर्ड द डिपेंडेंट आर इंटाइटल टू द फैमिली पेंशन। तो इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, देखा एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है, तो डिपेंडेंट को क्या मिलेगा, फैमिली पेंशन, पेंशन भी मिलेगा। तो कवरेज अंडर दिस एक्ट अगर बात करें तो एक्ट नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पे लगता है। देखो सीजनल फैक्ट्रीज तो एग्जेम्प्टेड है जहाँ पे 20 से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हो, और नॉन सीजनल पावर फैक्ट्री जहाँ पे 10 से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हो, एंड जहाँ पे पावर नहीं हो वहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। तो जो सेक्शन 151/5 एक्ट का है उसमें एक्सटेंड कर दिया शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमास, ठीक है, रोड, मोटर ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, जहाँ पे 20 से ज़्यादा का ट्रांसफ़र करें। तो इन 15 सेक्शन 1/5 में इन लोगों को, इन जो रेस्टोरेंट्स है, शॉप्स है, यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दिया जहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। तो एग्जिस्टिंग वेज लिमिट है, पहले क्या थी 10,000, अब इसको 21,000 पर मंथ कर दिया। तो नाउ इट इज़ 21,000 पर मंथ तक जो लोग पैसे ड्रॉ कर रहे हैं वो लोग इस स्कीम के अंदर कवर होंगे। तो ESI स्कीम है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एरिया वाइज बाई स्टेजेस में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे स्टेट, सारी स्टेट्स है लेकिन कुछ को छोड़ के, जैसे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यहाँ पे ये सब अप्लाई नहीं होती वाली स्कीम। यूनियन टेरिटरी दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी यहाँ पे अप्लाइड है। कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे कहते हैं एम्प्लॉयर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स, तो मैं याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करिए, तो एम्प्लॉयर एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करिए। तो मेडिकल फैसिलिटी को एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, एंड इनके पास है स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। इनकी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए कि मेडिकल फैसिलिटी कौन एडमिनिस्टर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। टोटल एक्सपेंडिचर मेडिकल बेनिफिट का स्टेट गवर्नमेंट और ESI शेयर करेगी 1:7 में। तो 1/7 ये देगी स्टेट गवर्नमेंट एंड 7 देगी ESI। या तो हमने देखा था कितना देगी 1/8, या पर एनम 900 रुपये से ज़्यादा नहीं, हर साल 900 रुपये से ज़्यादा नहीं। तो रेशियो में याद रखना है 1:7 स्टेट एंड ESI का 1:7। तो ESI एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर की स्कीम है जिसमें सारे जो फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ हैं थे वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड दे शाल बी इंश्योर्ड इन अ मैनर, जो भी एक्ट में रखा उस तरीके से जो वर्कर्स हैं उनको इंश्योर करना चाहिए। तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी पेबल तो कॉपरेशन रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय चाहे कंप्राइज ऑफ, यहाँ पे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा स्पेसिफाइड रेट पे, और रेट्स जो हैं वो रिवाइज करते जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे रेट जो है जैसे 12% है एम्प्लॉयर का, 12% एम्प्लॉयज़ का, ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है। करेंटली अगर देखें एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन 1.75% है एंड एम्प्लॉयर का है 4.75%। तो एम्प्लॉयर का ज़्यादा है क्योंकि एम्प्लॉयर के पास उससे भी ज़्यादा पैसा होता है। तो 4.75% ऑफ द वेजेस पेबल इन रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द वेज पीरियड। तो इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है दोनों का। तो जहाँ पे डेली वेजेस अप टू 50 रुपीज़ है वहाँ पे एग्जाम्प्ट कर रहा है, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना। जहाँ पे आपको डेली वेजेस 50 रुपये ही मिलता है वहाँ पे भी कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे तो वहाँ से एग्जाम्प्ट कर दिया गया। हाउ वर कॉन्ट्रीब्यूट देयर ओन शेयर रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहा है उसे नहीं करना है, लेकिन जो पैसे दे रहा है उसे करना है। जहाँ पे 50 रुपये पर डे मिल रहे हैं। लेटेस्ट चेंजेस अगर देखें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, हिस्टोरिक डिसीजन लिया है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, ESI का 6.5% से 4% कर दिया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर दिया 4.75 टू 3.25 एंड एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कम कर दिया 1.75 टू 0.75। तो एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा पैसा रहेगा। देखो 1% 1.75 से 1% कम कर दिया 0.75 हो गया, एंड यहाँ पे भी कितना % कम कर दिया, यहाँ पे भी कम कर दिया 4.75 से कर दिया 3.25। तो एम्प्लॉयर्स को इतना पैसा कम कर देना है एंड एम्प्लॉयज़ को भी 1.75 से अब 0.75% कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन है कम कर दिया है 6.5 से 4% तक। तब इसमें क्या होगा, इससे 3.6 करोड़ एम्प्लॉयज़ एंड 12 लाख एम्प्लॉयर्स को फ़ायदा होगा। कलेक्शन ऑफ जो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखते हैं, एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे हिज कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एवरी एम्प्लॉय एंड डिडक्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस बिल एंड शैल प्ले दीज कंट्रीब्यूशन above specified कॉन्ट्रीब्यूशन विद इन 21 days ऑफ द लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ। तो इसमें क्या दे रखा है, लेट्स सी, तो इसमें दे रखा है एम्प्लॉयर इज लाइबल टू प्ले हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन इन एवरी एम्प्लॉय एंड डिडक्ट इज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस बिल। तो वो अपना भी एम्प्लॉयर अपना पैसा देगा 12%, एम्प्लॉय से भी काट लेगा उसके पैसे में 12% एंड शाल प्ले भी। और इन कॉन्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफिक रेट से, जो भी 12% हमने बताया, स्पेसिफिक रेट से कॉर्पोरेशन को देना चाहिए विद इन 20 days ऑफ द लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ। तो लास्ट डे को कैलेंडर मंथ से 21st डे तक, तो विद इन 20 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आपको देना पड़ेगा
जैसे ही ड्यू होगा तो 20 दिन 21 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे पे करने हैं एम्प्लॉयर को, अपने भी एम्प्लॉयज़ के भी। द कॉर्पोरेशन, ठीक है, किस में देने चाहिए? SBI की ब्रांच में। एंड जो भी एज अ मदर बैंक रिसीव पेमेंट ऑन इस बिहाफ, तो ज़्यादातर SBI या कोई और बैंक को उसमें पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड एंड बेनिफिट पीरियड अगर देखें तो 2 कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड 6 मंथ ड्यूरेशन एंड 2 corresponding benefit period, the 6 month duration is under the contribution period and benefit period। तो 2 contribution period है, हर एक contribution period है 6 month duration, हर 6 महीने में आपको क्या करना चाहिए? पैसे पे करने चाहिए। एंड 2 corresponding benefit period also 6 month of duration as under contribution period, ठीक है। तो ये सब रहता है हमारा contribution period 1 अप्रैल टू 31 सितंबर, ठीक है, एक ये है, और एक 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो 2 चलता है, 1 अप्रैल टू 31 सितंबर, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। कैश बेनिफिट पीरियड रहता है 1 जनवरी टू 31 जून एंड 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। तो ये कैश बेनिफिट इस टाइम निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ये पीरियड है। तो इसमें क्या है, तो देखो बेनिफिट पीरियड तो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी टू जून एंड देन जुलाई टू दिसंबर। कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर उसके साथ चल रहा है 1 अप्रैल टू 31 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। फिर बेनिफिट्स देखें तो 6 सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, तो इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 46 में दे रखा है एक्ट के 6 सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, किस में देखा है? सेक्शन 46। तो ठीक है, मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, सिकनेस में आता है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट या एनहांस सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, जिसमें टेम्परेरी डिसेबलमेंट होगा, परमानेंट डिसेबलमेंट होगा, एंड डिपेंडेंस बेनिफिट एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो ये 6 आते हैं, मेडिकल, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्टिंग फीचर देखिए ESI स्कीम का कॉन्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू पेइंग कैपेसिटी तो एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ वर्कर वेजेस। तो यहाँ पे क्या है, जितनी पेइंग कैपेसिटी है, सपोज 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 का जैसे 1000 रुपीज़ का 12%, तो पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ वर्कर वेजेस वेयर दे प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू इंडिविजुअल नीड्स विदाउट डिस्टिंक्शन। देखो सपोज आपके 1000 रुपये, ठीक है, तो भी 12% लगेगा। सपोज आप कमा रहे हो 10,000 रुपये, तो भी 12% लगेगा। लेकिन जब आपको फ़ायदा देना होगा तो वो आपको दिया जाएगा विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, सबको इक्वल फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में कॉन्ट्रीब्यूट तो कम करना पड़ा है, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड। आपको जो बेनिफिट मिलेगा आपकी नीड के हिसाब से मिलेगा, ना कि इस हिसाब से कि आपने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो ये इसका फ़ायदा है। फिर कैश बेनिफिट जो भी है वो कॉर्पोरेशन करेंगे थ्रू द लोकल ऑफिसर्स एंड मिनी लोकल ऑफिसर्स। तो कैश बेनिफिट को डिस्पर्स कैसे करेंगे, पैसे देंगे कैसे? तो उसमें लोकल ऑफिसर्स होंगे, मिनी लोकल ऑफिसर्स होंगे, सब लोकल ऑफिसर होंगे, पे ऑफिसर सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूटिव कंट्रीब्यूशन। तो इसमें काम करेंगे कॉर्पोरेशन के लोकल ऑफिसर्स होंगे, डिस्पर्स करेंगे जो कैश बेनिफिट होंगे जिनको भी देना होगा। इन एडिशन स्कीम में कुछ नीड बेस्ड बेनिफिट्स दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, नीड बेस्ड से रिहेबिलिटेशन अलाउंस, रिहेबिलिटेट करना है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, ठीक है, आपका जॉब चला गया तब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो ये किसके अंडर है? राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। ये नीड बेस्ड बेनिफिट है वर्कर्स के लिए, रिहेबिलिटेशन अलाउंस, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एम्प्लॉय जो स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है 1948 की, इसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? कॉर्पोरेट बॉडी। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इसे कॉर्पोरेट बॉडी इसे देखती है, एडमिनिस्टर करती है। इसका नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इसमें मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, पार्लियामेंट के भी मेंबर होते हैं। तो जो इसमें कॉर्पोरेशन है तो काम करती है कॉर्पोरेट, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी देखे, फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन एक्ट एज एग्जीक्यूटिव बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है? एक्ट एज एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम। यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल भी है टू एडवाइज द कॉर्पोरेशन मैटर कनेक्टेड विद द प्रोविजन द मेडिकल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल भी बनाई गई है। जो भी मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो कौन डिसाइड करेगा? मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। और इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर डायरेक्टर जनरल है जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। तो डीजी क्या है? डीजी एक चीफ एग्जीक्यूटिव है ऑफ द कॉर्पोरेशन, एक्स ऑफिशियल मेंबर है कॉर्पोरेशन का, और इसकी स्टैंडिंग कमेटी का एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा। फिर हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कॉर्पोरेशन में 23 रीजनल ऑफिस है, जैसे हम किसी रीजनल ऑफिस में काम करेंगे जाके। सब रीजनल ऑफिस विजयवाड़ा, वडोदरा, सूरत, हुबली, पुणे, नागपुर, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिवेली, नोएडा, वाराणसी, बराकपुर एंड 844 लोकल ऑफिस है, कैश ऑफिस है सारी कंट्री में जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं इस स्कीम को। तो मेडिकल कर देखे तो मेडिकल केयर को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल केयर की है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेडिकल केयर को एडमिनिस्टर करना।
एक्सेप्ट इन दिल्ली स्टेट एंड नोएडा एरिया ऑफ यूपी। दिल्ली और नोएडा एरिया को छोड़ के बाकी सारी जो मेडिकल केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किनकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। मिसाल ESI हॉस्पिटल के नगर चेन्नई में जो ESI हॉस्पिटल था, ये है ठाकुरपुर कोलकाता में ESI हॉस्पिटल नगड़ा, ठीक है, ये डायरेक्टली जो है वो कॉर्पोरेशन रन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल केयर की, लेकिन कुछ कुछ हॉस्पिटल डायरेक्टली कॉर्पोरेशन रन कर रही है। तो ESI फर्स्ट बॉडी है होल साउथ एशिया में, ठीक है, उस टाइप की फर्स्ट बॉडी थी पूरे साउथ एशिया में। अगर पूरी बॉडी देखे तो ऐसी बॉडी नहीं थी उस टाइम जब बनी थी। एंड ये ऑटोनोमस बॉडी है, सारे मेंबर कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे मेंबर जो कॉर्पोरेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बॉडी अगर देखिए ESI, इसमें एक चेयरमैन है, ठीक है, एंड 1 वाइस चेयरमैन है। हर एक स्टेट से 1 पर्सन रिप्रेजेंट करेगा। 10% एम्प्लॉयर्स के लिए, 10% एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, 2% मेडिकल प्रोफेशनल से आएंगे, 2 MPs होंगे, 2 लोकसभा 1 राज्यसभा से। डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन हो गए DG। डायरेक्टर जनरल एंड फाइनेंस कमिश्नर जो हैं उनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया है, 5 साल के लिए इनकी टर्म होती है। एंड DG क्या है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कॉर्पोरेशन का। कौन है, DG इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेशन। फंक्शन अगर देखें, स्टैंडिंग कंपनी मेडिकल वेलफेयर काउंसिल, तो ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, मतलब प्रोविजन ऑफ द एक्ट। फिर प्रमोट वेलफेयर, ठीक है, जो भी इंश्योर पर्सन का वेलफेयर प्रमोट करते हैं, रिहैबिलिटेशन, री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो जिसको भी डिसेबिलिटी या इंजरी होगी ड्यूरिंग द जॉब। कॉर्पोरेशन सारा काम करता है फ्रॉम द ESI फंड टू प्रिस्क्राइब रेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉर्पोरेशन सारा काम करता है ESI फंड से लेके तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है वो सारा कॉर्पोरेशन काम देखता है। इंश्योरेंस कोर्ट्स भी हैं, ठीक है, इस एक्ट के अंदर इंश्योरेंस कोर्ट्स भी बनाए गए कि अगर कोई दिक्कत हो इंश्योरेंस मिलने में तो कोर्ट्स में जा सकते हो। तो इसी एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किए गए कोर्ट्स के पास अथॉरिटी है, सिविल कोर्ट की तरह वो काम कर सकते हैं। दे हैव अथॉरिटी ऑफ द सिविल कोर्ट।